हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश हिस्ट्री का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। एक ब्रीफ में उसको समझाना चाहता हूँ ताकि आप छोटे से वीडियो को देख के बाद में डिटेल वीडियो देख सकें और इससे आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंग्लैंड की बात है और ये 450 एडी की बात है। ठीक है, उस समय का जो पीरियड है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड कहलाता है। एंग्लो सैक्सन पीरियड इसलिए कहलाता है क्योंकि वहाँ 3 ट्राइब मेनली एंगल्स, सैक्सन और जूट्स रहते थे। ठीक है, और ये 3 ट्राइब मिलकर 7 जगह क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र को कब्जा करके रखे हुए थे, जैसे नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया, कैंट, एसेक्स, ससेक्स और वेसेक्स। इन जगहों पर ये 3 ट्राइब्स जो है रहते थे। ठीक है, ये कब की बात है? एंग्लो सैक्सन पीरियड की बात है। और उस समय में जो लोग थे ना, वो उतना पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। जो भी चीज़ जो होती थी वो रिटर्न फॉर्म में नहीं होती थी। लिखा हुआ है मैंने, लिटरेचर जो है वो लेस रिटर्न थी। जो भी लिटरेचर की बात होती थी वो ओरली होती थी। मैंने जैसे आप अपने नाना दादा दादी लोग को देखते हैं कि वो लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो हम लोग उनसे कहानियाँ किस फॉर्म में सुनते थे? ओरली। वो लोग कहानी तो उतना लिखी पढ़ी उतना नहीं करते थे, ओरली पास करते थे। ठीक है, इस तरह से। लेकिन उस समय की एक फेमस बुक भी थी, एक बियोवुल्फ नाम की, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद उस समय के जो फेमस पीपल, इम्पोर्टेंट पीपल हैं, उनके नाम थोड़ा सा याद कर लीजिए। जैसे कैडमोन है, वो फर्स्ट पोइट है। साइनवुल्फ है, वो भी पोइट है। अल्फ्रेड द ग्रेट, इनका भी नाम याद रखे रहिएगा। फिर बीड है, ये एक सेंट थे और ऑथर भी थे। ये फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, उस समय मैंने कहा कि लोग भजन और पोइट्री गाते थे। ठीक है, उस समय के जो लोग थे वो पोइट्री और भजन गाते थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड। ठीक है, इसका जो टाइमलाइन है वो 1066 से लेकर 500 तक है। मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम डार्क एज भी कहते हैं क्योंकि इस समय में ब्लैक डेथ हुआ था और वॉर ऑफ रोजेस हुआ था। ब्लैक डेथ का मतलब है इस समय में एक बहुत ही बड़ा प्लेग फैला था और बहुत लोगों की जान गई थी, तो इसलिए इसका नाम ब्लैक डेथ। और दूसरा है वॉर ऑफ रोजेस, इसमें 2 खानदान आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, राजा रानी, मतलब राजाओं की 2 खानदान आपस में लड़ रहे थे और ये 100 ईयर्स वॉर है। ठीक है, 100 ईयर्स वॉर। ठीक है, तो इस समय में इन दोनों घटनाएं घटी थी मेजरली, तो इसलिए इस पीरियड को डार्क एज कहते हैं। इसके बाद आती है एज ऑफ चौसर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि लोग रिटन फॉर्म बहुत कम यूज़ करते थे और उस समय में लोग गाया करते थे, पोइट्री गाते थे, भजन गाते थे। ठीक है, तो ये जो हम लोग के चौसर जी हैं, जॉफ्री चौसर, मैंने मिडिल एज के बाद आती है चौसर पीरियड, है ना, या फिर आप इसी एज को चौसर पीरियड कह सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि लोग पोइट्री गाते थे, तो इन्होंने इस चीज़ को फेमस किया, इंग्लिश का जो लिटरेचर है उसको फेमस किया। और लोग उस समय तो पोइट्री करते थे, तो इसलिए चौसर को हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और पोइट्री कहते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ओल्ड इंग्लिश डेवलप होने के बाद मिडिल इंग्लिश आई। ओल्ड इंग्लिश की जो भाषा है वो बहुत ही कठिन है। मिडिल इंग्लिश की भी ओल्ड इंग्लिश थोड़ा सा डेवलप होकर मिडिल इंग्लिश बनी और वो डेवलप होकर अभी की जो मॉडर्न इंग्लिश है वो बनी है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ
कि समाज में एक बार अच्छाई आती है, अच्छाई, इसके बाद आती है बुराई, ये रिपीट होते रहती है एक दूसरे से, ये रिपीट होती है, अच्छाई एक बार आती है, बुराई एक बार आती है हमारे समाज में, हम देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखा आपने कि ये दो मेजर चीज़ हुए, यहाँ डेथ हुआ, बहुत लोगों की मौत हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। इसके बाद एक ऐसी ज़िंदगी भी आती है जब आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आती हैं, तो ये रेनेसा पीरियड आती है, ठीक है ना। इसके टाइमलाइन 1500 से लेकर 1600 है। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। ये दो घटनाएं हुई, बुरी घटनाएं। रेनेसा में अच्छाई चीज़ हुई। रेनेसा में एलिजाबेथन एज, इसके बाद आती है जेकोबियन एज, इसके बाद आती है कैरोलिन एज, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एलिजाबेथन एज जो है, लोग अब पोएट्री गा गा के उस चीज़ में डेवलप करते करते अब ड्रामा करने लगे, ठीक है, ड्रामा फेमस होने लगे। एलिजाबेथन एज को हम शेक्सपियरियन एज या फिर गोल्डन एज भी कहते हैं। गोल्डन एज इसलिए क्योंकि इस समय में पूरा साम्राज्य में भरा पूरा था, पॉलिटिक्स अच्छी चल रही थी, इकोनॉमिक्स अच्छी चल रही थी, इकोनॉमी अच्छी थी, रिलीजन में सेकुलरिज्म बढ़ गया था, आर्ट में बहुत डेवलप हुआ था। एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो एक अनमेरिड वुमेन थी, ठीक है, तो उन्होंने साम्राज्य को संभाल के रखा था, ठीक है। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि एलिजाबेथन एज को हम शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं, तो ये विलियम शेक्सपियर के चलते हुआ है। विलियम शेक्सपियर बहुत ही फेमस, पहले तो वो एक्टर के रूप में काम करने के लिए आए थे, बाद में वो ड्रामेटिस्ट बने, ऑथर बने, बहुत कुछ बने, ठीक है। उन्होंने अपने लाइफ में, विलियम शेक्सपियर जो थे वो बहुत ही फेमस एक्टर, प्लेराइट बने, है ना। तो उन्होंने 38 प्लेज लिखे, यहाँ प्लेज होगा 154 सोनेट लिखी और 2 नैरेटिव पोएम्स लिखी, यानी लंबी लंबी कहानी, ये पोएम्स, ठीक है। उन्होंने साथ ही साथ बहुत सारे वर्ड्स खुद बनाए, उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स खुद इन्वेंट किए, फ्रेज, जैसे कि ब्रेक द आइस, हार्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है, ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, इस तरह के बहुत सारे फ्रेज खुद निर्माण किए। और उनकी एक फेमस लाइन भी है, जैसे आपने सुना होगा जूलियस रोमियो जूलियट की कहानी, तो उसमें वो उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि नाम में क्या रखा है, गुलाब के फूल को अगर किसी और नाम से बुलाया जाए तो उसकी सुगंध में परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसके वो सुगंध देते ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारी बहुत ही बढ़िया बढ़िया लाइन उन्होंने लिखी थी। और विलियम शेक्सपियर की बात, फेमस बात यह है कि वो ट्रेजेडी और कॉमेडी को साथ में मिक्स कर देते थे। तो ये हमारी ज़िंदगी में जिस तरह से कभी खुशी कभी गम आ जाती है, तो वो अपने नॉवेल्स, अपने ड्रामा में उस तरह से मिक्स करके रखे हुए रहते थे। साथ ही साथ हम देखते हैं यूनिवर्सिटी वीट्स, ये इसी में आता है, ठीक है, एलिजाबेथन पीरियड में यूनिवर्सिटी वीट्स। यूनिवर्सिटी वीट्स को हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये कोई ग्रुप है ना। और ये खुद से नाम नहीं दिए हैं, एक जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज सेंट्सबरी। उन्होंने कुछ अलग अलग दो, जैसे कैम्ब्रिज के कुछ फेमस स्कॉलर और ऑक्सफोर्ड के फेमस स्कॉलर, 3 स्कॉलर, यहाँ के भी 3 स्कॉलर, इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो थोड़ा सिमिलर था और बहुत ही उम्दा किस्म का था, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं विराट कोहली को हम लोग रन मशीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि वो मैदान में मशीन लेकर उतर जाते थे, ऐसा तो नहीं, वो खिलाड़ी बहुत अच्छे थे, वो रन हमेशा बनाते थे, तो जर्नलिस्ट लोग उनका नाम रन मशीन रख दिए। तो वैसे ही एक जर्नलिस्ट थे जॉर्ज सेंट्सबरी, वो भी देखे कि कैम्ब्रिज के कुछ स्कॉलर, 3 स्कॉलर और ऑक्सफोर्ड के 3 स्कॉलर, उनका जो लिखने का जो तरीका वो सेम सा है, ठीक है।
तो उन्होंने इस ग्रुप को यूनिवर्सिटी वीट्स रख दिया। इसमें एक एक्सेप्शन भी है। तो हम पहले उनका नाम बता देते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो। यहाँ मैंने गुरु इसलिए लिखा है क्योंकि लोग कहते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो को देखते हुए ही, मैंने उनके वर्क्स को पढ़ते हुए विलियम शेक्सपियर ने लिखना सीखा, तो इसलिए मैंने गुरु लिख दिया। ठीक है, इनका गुरु ये समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद जॉन लिली, मैं कैम्ब्रिज का भी बारे में बता रहा हूँ। क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नेस। यहाँ रॉबर्ट ग्रीन को मैंने लाल पेन से इसलिए लिखा क्योंकि ये बहुत ही शेक्सपियर की बुराई किए थे जब शेक्सपियर नया नया आए थे, है ना। उन्होंने उनको कहा था कि एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स। उन्होंने कहा था नौसिखिया कौवा से तुलना कर दिया था, जो कि हमारे पंख लगाकर खूबसूरती बढ़ा रहा है। मैंने कहने का मतलब है कि हमारे टेक्निक्स को यूज़ करके अपने आप को समाज में दिखा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये मुझे दुश्मन टाइप का लग गया, तो इसलिए मैंने इसको रेड पेन से लिख डाला, रॉबर्ट ग्रीन। आप इसको याद रखे रहिएगा ना। क्रिस्टोफर मार्लो को याद रखे रहिएगा क्योंकि ये एक गुरु के रूप में उभरे। रॉबर्ट ग्रीन को याद रखे रहिए क्योंकि मैंने इनका क्रिटिसाइज किया था। साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड से आए जॉन लिली, फिर थॉमस लॉज। जैसे एक बात बता रहा हूँ, जैसे ये दोस्त दुश्मन की तरह इनसे व्यवहार किए थे, तो एक जॉर्ज पिल, ये दोस्त की तरह इन्होंने साथ निभाया। इन्होंने शेक्सपियर के साथ टाइटेनियस एंड्रोनिकस नाम की एक बुक पब्लिश करी। ठीक है, मैं यहाँ से 3 नाम लिया, मैंने यहाँ से 3 नाम, और एक नाम है थॉमस किड। ये इन दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं आए थे, फिर भी ये यूनिवर्सिटी वीट्स कहलाते थे। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक ये बताना चाहता हूँ कि ये सोचिए, किड मैंने छोटा बच्चा है, निमोनिक्स के रूप में बता रहा हूँ। तो ये बच्चा तो यूनिवर्सिटी में नहीं जाता है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी से नहीं था। इस तरह से आप याद रखे रहिएगा, थॉमस किड। फिर भी ये यूनिवर्सिटी वीट्स में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग जैकोबियन एज पर। ठीक है, जैकोबियन एज, जैसे कि आप लोगों को पता है एलिजाबेथ जो थी वो अनमेरिड वुमेन थी, तो ये अपने कज़न का बेटा उस गद्दी में बैठा। जैकोबियन एज जो है वो जो राजा बना उसका नाम था जेम्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ निमोनिक्स टाइप का याद करवाता हूँ। यहाँ देखिए, ये कतार में मान के चले EJC, एक कतार में लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेडीज़ फर्स्ट कर देते हैं ना, तो इसलिए रेनेसा में एलिजाबेथ जो है वो पहले आती है, इसके बाद जेम्स आता है, इसके बाद चार्ल्स आता है ना। ये बहुत ही अच्छा यहाँ मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि देखिए, ये ई को मैंने सर्कल किया, ये भी को मैंने सर्कल किया। इंग्लिश हिस्ट्री में 2 फीमेल रानियाँ, क्वीन ने गद्दी संभाला। तो आप यहाँ डाउट कर सकते हैं कि एलिजाबेथ पहले आई कि विक्टोरिया पहले आई। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई पहले आ जाता है, तो इसलिए एलिजाबेथ ने पहले गद्दी संभाला था, इसके बाद भी आता है, तो इसलिए विक्टोरिया बाद में आई। ठीक है, इस तरह से आप याद रखे रहिएगा, भूलिएगा नहीं कि एलिजाबेथ जो है वो पहले आई थी, गद्दी में बैठी थी, इसके बाद विक्टोरिया आई थी। और यहाँ पर EJC में ये ई जो है वो फीमेल है, इसलिए लेडीज़ फर्स्ट, ई पहले आ गया, फिर आता है जेम्स, इसके बाद चार्ल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जेम्स जैकोबियन एज में, ये कज़न का बेटा था। ठीक है, तो कज़न का बेटा जेम्स, तो इसलिए इसका नाम पड़ा जैकोबियन एज। ठीक है, जो साम्राज्य में जो लोग थे वो लोग अब संतुष्ट हो गए, रिलीफ मिल गया कि अब तो एक लड़का संभालेगा गद्दी। ठीक है, तो वो लोग को रिलीफ मिल गया। इस टाइम में जो लिटरेचर था वो ट्रेवलॉग ज़्यादा लिखा जाने लगा। ट्रैवल का जो ऐसे होता है ना, जैसे लोग बाहर जाते हैं, अपने ट्रैवल करते हैं, फिर उनके बारे में जो लिखता है तो उसको ट्रैवलॉग कहते हैं। जैकोबियन एज के बाद आता है कैरोलिन एज, जिसमें चार्ल्स ने गद्दी संभाला। ये बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल जीता था, थोड़ा सा कैसे बताऊं,
ऐसा राजा था जो ऐश मौज मस्ती यही सब जानता था। ठीक है, तो इसके शासनकाल में यही चीज़ चला, थोड़ी वल्गरिटी आई, ये अपने लाइफ स्टाइल को ऐसे ही जीता था। उसके बाद जैसे यहाँ पर आते हैं विक्स और टोरीज, ये दो ग्रुप थे, है ना। ये टोरीज जो थे ये राजा के सपोर्ट में रहते थे, वो चाहते थे कि हमेशा राजा ही गद्दी पर बैठे, जबकि विक्स चाहते थे कि पार्लियामेंट वाली शासन चले। ठीक है, कैरोलिन जो चार्ल्स थे वो बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल जीता था, तो ये लोग चाहते थे कि ऐसा ना हो, जो राजा होता है वो तो भगवान की देन होता है ना, वो संभालता है अपना प्रजा को। तो ये लोग इसको देख के सोचते थे कि ये हमारा राजा इस तरह से नहीं हो सकता है। तो चार्ल्स ऐसा पहला राजा है जिसको बी हेडेड कर दिया गया था लोगों के सामने। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो इसके बाद जानेंगे हम मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में जो पोइट्स लोग होते थे ना, तो वो बियॉन्ड द वर्ल्ड के बारे में बताते थे। वो पोएम को इस तरह से लिखते थे कि वो दो चीज़ों को कंपेयर करते थे, और वो दो चीज़ें मैंने एक दूसरे से मेल खाती ही नहीं थी, उस टाइप की चीज़ों, और वैसे टाइप की पोएम लिखते थे। ठीक है, तो इसके जो पायनियर थे, जो लीडर थे, वो जॉन डन थे। इसमें एक पोएम की बात करूँगा, मैं बताना चाहूँगा। इसमें एक मेरे सिलेबस में था द फ्ली करके, ये एक मेटाफिजिकल पोइट्री थी, तो जिसमें जो पोइट्स थे ना, जॉन डन, वो बताते हैं कि वो लिखते हैं पोइट्री में कि एक लवर है, वो अपने बिलव्ड को कहता है, कहता है कि ये जो फ्ली है ना, इसने मेरा और तुम्हारा खून चूसा हुआ है। तो जैसे मेरा और तुम्हारा खून चूसा है, तो जो हम दोनों ने इंटीमेट नहीं किया है, तो अब हम दोनों ने इंटीमेट कर लिया है। इस फ्ली के अंदर जो हमारा खून गया है, तो हमने इंटीमेट कर लिया है। ठीक है, और तुम इस फ्ली को मत मारना। बिलव्ड को बोल रहा है, तुम इसको फ्ली को मत मारना, नहीं तो इसमें 3 जाने जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की मैंने कंपेयर कर भी रहा है, तो ऐसा चीज़ों से कंपेयर कर रहा है जिससे उसका लेना देना ही नहीं है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में ऐसे ही मतलब बियॉन्ड द वर्ल्ड वाली पोइट्री होती थी। ठीक है, आप पढ़िए मेटाफिजिकल पोइट्री को, बहुत ही मज़ा आएगा। कंपेयर भी होती है तो बड़ी मतलब अनपैरेलल चीज़ से होती है, एकदम बढ़िया सी। ठीक है, और यहीं तक।